नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। लॉकडाउन का आज 16वां दिन है। न्यूज 18 की आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। वहीं अब जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो 14,84,811 संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं। अमेरिका में 4,34,791 संक्रमित मरीज मिले हैं। दुनिया भर में 88,538 मौत अब तक हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका में अब तक 14,802 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में अकेले 17,669 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,734 तक पहुंच चुकी है। अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ओडिशा में 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 अप्रैल तक ओडिशा में लॉकडाउन रहेगा। इंदौर में कोरोना से डॉक्टर की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 1,135 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित 51 हो चुके हैं। इसके अलावा आज सुबह से 12 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज बिहार में सामने आए हैं। सीवान में अकेले 20 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। एक ही परिवार के 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि सीवान के कई इलाके को सील करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। झारखंड में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 पहुंच चुकी है और वहीं रांची में सबसे अधिक 7 पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। बोकारो में एक ही परिवार के 5 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि झारखंड में 24 घंटे में 9 केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा हजारीबाग में भी एक पॉजिटिव केस मिल चुका है। इस वक्त रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। पीएमसीएच के विभागाध्यक्ष निलंबित हो गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी के विभागाध्यक्ष निलंबित हुए हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह को निलंबित किया गया है। कोरोना जांच में लापरवाही बरतने का इन पर आरोप लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित किया है। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है पीएमसीएच में। माइक्रोबायोलॉजी के विभागाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके निलंबन के निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सत्येंद्र नारायण सिंह को कोरोना जांच में लापरवाही बरतने का आरोपी पाया गया और इस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 51 के पार पहुंच चुकी है। आज सुबह से राज्य में 12 नए मरीज मिले हैं, जिनमें सिवान के 20 मरीज हैं। 20 मरीज में एक ही परिवार की 7 महिला और 3 पुरुष संक्रमित हैं। यह शख्स ओमान से अपने घर लौटा था और छुपकर अपने घर में ही रह रहा था। जिला प्रशासन ने भी इसके बारे में समय पर जानकारी नहीं जुटाई और आइसोलेशन में नहीं रखा। अब मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सिवान को हाई अलर्ट पर रखा है। जिले के कई इलाकों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा आज बेगूसराय के 2 शख्स भी पॉजिटिव मिले हैं। आज का दिन बेहद अहम है और ये RMRI अस्पताल है, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल से इसी अस्पताल से तमाम वो रिपोर्ट जारी की जाएंगी। तो आपको बता दें कि सीवान में सबसे ज्यादा मामले आ चुके हैं। 20 मामले अब तक सीवान में आ चुके हैं। इसके साथ ही बिहार में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। RMRI में तमाम ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है और उनके सैंपल्स की जांच की जा रही है। कई ऐसे सैंपल्स अभी भी आने बाकी हैं। तो आइए अब बताते हैं कि बिहार के किस जिले में कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार के सीवान में सबसे अधिक 20 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 7, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 5, गोपालगंज में 3, नालंदा में 2, लखीसराय, सारण, भागलपुर और नवादा में एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही है कि 51 मरीजों में 16 को इलाज के बाद ठीक कर दिया गया।
और आइए अब सीधे जुड़ते हैं इंदौर के डीआईजी हरिनारायण मिश्रा से, जिन्होंने कोरोना के संकट को इंदौर में शानदार काम किया है और हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरा देश जो है इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है, वहीं हर तरफ यह चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश का इंदौर कोरोना को लेकर काफी सतर्क है और यहां बेहतर काम किया गया है। आखिर किस तरीके की पॉलिसी बनाई गई, किस तरीके की रणनीति बनाई गई, हम चाहेंगे कि आप बताएं ताकि दूसरे अधिकारी भी इससे काफी कुछ सीखें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इंदौर में एक बड़ी चुनौती है और उसको काफी गंभीरता से, काफी मजबूती के साथ हमारी टीम ने किया है। पूरे शहर में मुख्य तौर पे उन इलाकों को चिन्हित किया गया जो कि मुख्यतः संक्रमण से संबंधित थे और ऐसे लगभग 65 छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से वहां पे बैरिकेटिंग करके काफी सख्ती से वहां पे ये लॉकडाउन का जो निर्णय है लागू किया गया है। अभी इंदौर से बाहर ना तो कोई जा सकता है ना आ सकता है, अगर उसके पास वैलिड उसके लिए अगर पेपर नहीं है तो उसको आना बिल्कुल ही लगभग मुश्किल है। लगभग हर जगह पुलिस की काफी सख्त चेकिंग है। इसका उद्देश्य ये है कि शुरू में हो सकता है काफी रूथलेस है और बहुत ही शुरुआती दिखते भी हैं लोगों को, लेकिन जिस तरीके से संकट की भयावहता है, जिस तरीके से संकट की दूसरे, थर्ड और फोर्थ स्टेज में हम देख रहे हैं यूरोप और बाकी देशों में, उससे तय है कि ये इस समस्या से प्रारंभिक जो छोटी छोटी समस्याएं के रूप में लेकर के इससे जूझने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। और इंदौर में मुख्यतः जो लॉकडाउन का जो निर्णय है, जो मुख्यतः काफी सख्त तरीके से इसको लागू किया गया है, ये सही है कि यहाँ पे मरीजों की संख्या भी है, लेकिन ये भी बेहद अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या भी काफी ठीक हुई है, काफी बढ़ी है और तेजी से उनके सेहत में भी सुधार हो रहा है। हरिनारायण जी, लॉकडाउन के दौरान यह अक्सर समस्या आती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे लागू किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि कई लोग समझते नहीं हैं, चाहे वो बदमाशी कहें या जागरूकता की कमी कहें। तो ऐसे में आपने इन तमाम चीजों को कैसे मेंटेन किया? जी हाँ, जब आप एक 35-40 लाख लोगों पे इस तरह से एक निर्णय लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे एक चुनौती होती है, उसमें छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं। लेकिन पहला इसका प्रारंभिक स्तर में इस नियम से, इस निर्णय से लोगों को जागरूक भी किया गया है, लोगों ने समझा है और लोगों ने शायद इसे प्रशासनिक निर्णय के रूप में कम, स्वयं के निर्णय के रूप में ज्यादा लिया है, लोगों ने इसे फॉलो किया है। जहां कुछ एक दो विजिलेंस की घटनाएं, ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां पे लोगों ने अगर नहीं किया तो उनसे काफी सख्ती से इसे लागू कराया गया है, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है, विकल्पहीनता की स्थिति है। अगर इस तरह की चुनौती आती है, समस्या आती है तो हमें इसको लागू करना ही होगा, क्योंकि न तो हमारे पास इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में अभी कोई कारगर पद्धति या कोई कारगर हमारे पास विकल्प नहीं है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर ये एहतियात जो कि लगातार आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी और बाकी भी स्रोतों से हम देख रहे हैं लगातार सबके सामने आ रही है, इसको हम हल्के में न लें। क्योंकि शुरुआती दौर में हम देखेंगे जिन देशों ने इसे हल्के में लिया, जैसे कि यूरोप के जो देशों ने, उसके आगे के स्टेज में किस तरह की स्थिति हुई हम रोज समाचारों में पढ़ते हैं, देखते हैं। वही मैं उदाहरण देना चाहूंगा, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो कि शुरुआती दौर में वो भी वुहान से बड़े कनेक्टेड थे, उनका बहुत ज्यादा व्यापारिक, उनसे बहुत आत्मीय, उनका नजदीकी संबंध था, लेकिन उन्होंने जब इस गंभीरता को समझा, हम जानते हैं कि सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय विमान थे, सबसे पहले उसको लागू करने वाला दक्षिण अफ्रीका था, या जो लॉकडाउन जैसी जो पद्धतियां हैं उनको सख्ती से लागू किया। इसलिए आप देखेंगे तो उस पूरे क्षेत्र में सबसे कम अगर इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, सबसे कम लोगों की अगर जाने गई हैं तो दक्षिण अफ्रीका और उस तरह के देश जिन्होंने प्रारंभिक दौर में इसे लागू किया है। इसलिए हमारे पास बिल्कुल विकल्प नहीं है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमारे देश का जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो यूरोपीय देशों जैसा पूरी तरह से उतना एडवांस स्टेज में भी नहीं है। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर मुख्यतः जो लॉकडाउन और जो निर्णय किया गया है, ये हमारी हिफाजत के लिए किया गया है, हमारी रक्षा के लिए किया गया है, घटना की भयावहता से बचाने के लिए किया गया है। इसलिए हमें सख्ती से लागू करना ही पड़ेगा और इसकी कोई विकल्प नहीं है। हरिनारायण जी, इस दौरान यह भी चीज देखने को मिलती है कि जो अधिकारी, चाहे वो पुलिस विभाग से ताल्लुक रखते हों या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखते हों, उनको लॉ एंड ऑर्डर करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कई जगह उनको संयम बरतना पड़ता है, कई जगह उनको सख्ती भी दिखानी पड़ती है, कई जगह उनके सामने लोग मजबूरी में बाहर निकलते हैं, पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से उनको व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से सही लोगों की, सही जरूरत वाले लोगों की पहचान करना चाहिए?
देखिए, हमें पहले इस बात में तो हमें बड़ा स्पष्ट है कि ये जो कर्फ्यू है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा कर्फ्यू नहीं है, ये कोई किसी तरह के दूसरे तनाव से जुड़ा नहीं है। एक बिल्कुल ये दुनिया में अलग तरह की चुनौती है। शायद इस तरह की पहली चुनौती जब दुनिया के 200 देश एक साथ एक चुनौती से लड़ रहे हों। इसलिए इस चुनौती जो है बिल्कुल अलग तरीके की है। इसमें बिल्कुल दिक्कतें आती हैं बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ इस लॉकडाउन में उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि जो एक मानवीय पहलू है, लोगों की आकस्मिकता की स्थिति में दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। जैसे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो दूध है, छोटी-छोटी चीज़ों को मुक्त रखा गया है। यहाँ पर चूंकि ये चल सकता है या आगे जो परिस्थितियां बन रही है उसके हिसाब से हमें जो पैरेलल लाइन्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों के घर में जरूरी सामान पहुंचाने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर या कुछ उस तरह की चीजों को भी हमें एक कुछ उस तरह के विंडो देना पड़ेगा, ताकि अगर बहुत आवश्यकता की स्थिति में, आकस्मिकता की स्थिति में अगर कोई बीमार है, अगर किसी आवश्यक किसी चुनौती से जूझ रहा है, तो उसमें हम उसकी मदद भी कर पाए। उस तरह की भी चीजें हैं, उस तरह के हेल्पलाइन नंबर्स हैं। लेकिन साथ साथ सामान्य स्थितियों में किसी को अलाउड नहीं किया जा सकता कि वो बाहर निकले और किसी भी तरह के जो सामाजिक समूह है उसका हिस्सा बने। इसके लिए काफी सख्ती से इसे इंदौर में लागू किया गया है। हरिनारायण जी, आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की स्थिति से आप बखूबी वाकिफ हैं और बिहार में अब तक 51 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं और आपको ये भी पता होगा कि देश ही नहीं दुनिया के कई जगहों से बिहार के लोग वापस लौटे हैं। तो ऐसे में कैसे बिहार में इन तमाम चीजों को संभाला जाए, क्योंकि बाहरी लोग आए हैं, उनको चिन्हित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, मैं बिहार में सिवान से हूँ और आज मैं खबर में देख रहा था कि सिवान में कुछ बड़ी संख्या में वहाँ पे इस तरह के मरीज मिले हैं। बिहार में हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग बाहर से लौट के भी आए हैं। शुरुआती दौर में चूंकि हम उनको चिन्हित करना और उसको कंटेनमेंट जोन बनाना सबसे महत्वपूर्ण उसमें चुनौती होगी, क्योंकि इस बीमारी का प्रसार काफी तेजी से बढ़ता है, काफी तेजी से इसका प्रसार है और हम जानते हैं कि कितने सहजता से बहुत बड़ी ग्रुप को निशाना बना सकता है। इससे प्रारंभिक दौर में जैसा हम लोगों ने यहाँ किया है, अनुभव के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि जिन क्षेत्रों में चिन्हित लोग हो रहे हैं उसको काफी मजबूती के साथ कंटेनमेंट जोन बनाकर उनके इलाज के लिए ही प्रयास करें और उस जोन से बाहर लोग न निकलें। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद ही उस क्षेत्र में जाने दिया जाए, क्योंकि जो भी सफल मॉडल है उनमें किया जा रहा है उस तरह से मिल करके। और हर आदमी को समझना होगा कि हमारा स्वयं का निर्णय है, इसमें जो हम बढ़ रहे हैं तो हम खुद करें, ये किसी थोपा हुआ निर्णय नहीं है। तब जाकर के इस चुनौती से शायद हम निपट पाएंगे। शायद मैं पिछले 100 सालों में 1918 में जब फ्लू आया था और उसमें काफी करोड़ों में लोगों की जाने गई थी, उसके बाद से इस तरह की चुनौती ये पहली चुनौती है जिसे दुनिया के इतने ज्यादा संख्या में देश हैं और हम लोगों के जितने लोग भी हैं अभी इस पृथ्वी पर, शायद उनके जीवन काल का सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो उसी चुनौती को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस चुनौती को उसी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। जहां इक्का दुक्का घटनाएं हो रही है कि लोग बाहर आ जा रहे हैं, इसको वायलेट कर रहे हैं, इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, शायद इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आज शायद हो सकता है लोग बीमार कम हो, आज हो सकता है कि लोग सहज रूप से घूम रहे हो, लेकिन कल जो आने वाला है इसको हमको देखने के लिए हमें देखना होगा कि उन देशों ने जिसको गंभीरता से नहीं लिया क्या स्थिति है। इसके लिए जरूरी नहीं है कुछ चीजें हमारे यहाँ दोहराई, जहाँ हमें सजगता से हम एक सामूहिक प्रयास से अपने लोगों को एक सामूहिक दायित्व बोध से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद हम इसे करेंगे और सफल होंगे। हरिनारायण चौधरी जी, हरिनारायण जी, आपने अभी जिक्र किया कि आप सिवान के रहने वाले हैं, तो सिवान में बिहार में सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं, 20 केसेस मिले हैं और एक शख्स ओमान से आया था, वो छुप कर रह रहा था अपने घर में, उसने अपने दायरे में 10 लोगों को लिया है, उसकी वजह से 10 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में स्थानीय भाषा में क्या कुछ आप संदेश देंगे सिवान के लोगों को, क्योंकि बड़ी तादाद में इस वक्त बिहार के लोग जो हैं वो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम इस समस्या को प्रारंभिक तौर पे जब आती है तो हम इसे कई बार ये मानते हैं कि सामाजिक रूप से लोग हमें ठीक नहीं समझेंगे या उनका व्यवहार बदलेगा, हम इन चीजों को बाहर नहीं लाते, इनको हम छुपाने की कोशिश करते हैं, ये उचित नहीं है। हमें ये देखना होगा कि मात्र 3% लोग इससे ये फैटल है और उसमें भी 50% से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। सामान्य तौर पे एक ये भी है कि जो उन देशों में जो मलेरिया फ्लू है थोड़ा सा असर भी उसका कम है, ऐसे कई रिपोर्ट्स में देखा गया है, लेकिन हमें सजगता का स्तर कम नहीं करना है। अगर इसको हम छुपाएंगे, अगर लोगों को हम अलग नहीं करेंगे, उनको हम क्वारंटाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उसके प्रभाव में जब आते हैं
14 दिनों तक चूंकि कोई लक्षण नहीं होते, वो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, उसका अच्छा इम्यून सिस्टम होने के कारण। हरिनारायण जी, एक चीज और आपसे हम चाहेंगे कि आपकी पुलिस की टीम बेहतर काम कर रही है, लेकिन पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना के योद्धा हैं, वो भी एक इंसानी है। तो ऐसे में उनके मनोबल को आप कैसे बढ़ाते हैं? उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं उनके बीच जाएं, उनके समस्याओं को देखें, उनको उन उपकरणों से लैस करें जो कि लड़ने के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि उनकी सुरक्षा के लिए आप उनको मास्क, जो सैनिटाइजर्स और जो छोटी मोटी चीजें जो जहाँ कैप लगने हैं, अगर उनको हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगना है, तो हम लोगों ने पीपी ड्रेस दिए हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्शन किट है वो उपलब्ध कराए हैं, ताकि तभी वो अगर उनको सुरक्षित नहीं देंगे, सुरक्षा पे उनके सुरक्षा का ख्याल नहीं रखेंगे, तो शायद उस आत्मविश्वास के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी टीम जो है उसको हम लोगों ने कोशिश की है कि अधिकतम जो संसाधन हो सकते हैं, अधिकतम जो चीजें हो सकती हैं जो उनको आत्मविश्वास से काम करने में सहायक बने, उन सारी चीजों को लागू किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो देश के लोग हों, बिहार के लोग हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हैं, जो लोग कोरोना के दौरान जो आपातकालीन सेवाएं हैं उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको काफी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और जिस तरीके से इंदौर में पूरी तरह से लॉकडाउन कर कोरोना को रोक दिया गया है, ऐसा ही हर जगह देखने को मिलेगा। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड के 13 पॉजिटिव मरीज किस किस जिले से हैं, यह हम आपको अब बता देते हैं। झारखंड में रांची के 7 मरीज मिले हैं, हजारीबाग के 1 मरीज मिला है, जबकि बोकारो के 5 मरीज मिले हैं। वहीं आज बोकारो के 1 मरीज की मौत भी हो गई है। तो ये कुल 13 मरीज झारखंड की, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और वहीं बोकारो में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद जिला प्रशासन सतर्क है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से सतर्क रहते हुए घरों में ही रहने की अपील की है। वहीं मृतक के परिजनों का सैंपलिंग करने के साथ ही उसके बारे में और जानकारी जुटाए जाने की बात भी कही गई है। कल से ही क्वारंटाइन में रखा हुआ था, और जैसे ही हम लोग को सूचना मिली पॉजिटिव आने की, क्वारंटाइन में रखा गया था। उनके मृतक के परिवार वालों को की भी डिटेलिंग कर रहे हैं, और जो लोग क्वारंटाइन में नहीं थे, लॉकडाउन की वजह से सब अपने अपने घरों के भीतर थे, उसकी डिटेलिंग करके हम लोग सभी को जो है डिस्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में हम लोग लेकर आ रहे हैं। सैंपलिंग का काम जारी है, ऑलरेडी टीम पहुंच गई है, वहाँ पे उनके परिवार वालों का सैंपल कलेक्ट किया गया है। कई और लोगों के करने की प्रक्रिया में हम लोग हैं, जो भी उनके जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं, और जो उसमें जिसपे थोड़ा भी डाउट रहेगा उसकी हम लोग सैंपलिंग कराएंगे। और रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने अगले 72 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर उनमें किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो वे खुद 1950 नंबर पर कॉल करके सूचना दें। टोटल लॉकडाउन के दौरान हिंदपीढ़ी के 3 वार्डों को सील कर दिया जाएगा, और किसी भी दुकान को खोलने या फिर लोगों को घरों से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अगर कोई इसकी अनदेखी करता हुआ दिखाई देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान घरेलू जरूरत का सामान लोगों तक प्रशासन की ओर से तैनात वॉलंटियर पहुंचाएंगे। मेरी यही अपील है सभी रांची वासियों को कि अगर आपको लगता है कि आपको सिम्टम है, आप बाहर से आए हैं, आप किसी भी कंडीशन में इनके टच में आए थे, तो कृपया तुरंत हमको 1950 पे सूचित करें, जिससे कि हम आपकी सैंपलिंग करा सकें और ज़रूरत पड़े तो स्वैब ले सकें। जितने भी यहाँ से निकलने वाले मार्ग हैं वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। जितने भी यहाँ के गली मोहल्ले हैं सब में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। अगले 72 घंटे के लिए ये जो टोटल लॉकडाउन है, सीलिंग है, वो चालू रहेगी। हाल में जो एक ही एरिया से सभी पेशेंट्स आए हैं, इसलिए जो वार्ड नंबर 21, 22, 23 जो हिंदपीढ़ी क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने 144 का एक रिवाइज्ड ऑर्डर निकाला है, जिसमें कंडीशंस हैं कि किसी का भी घर से बाहर निकलना वर्जित है। सभी प्रकार की आवश्यक सामग्रियों की, राशन की, दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी, जिसके लिए वॉलंटियर्स हैं। सभी प्रकार की गलियां जो हिंदपीढ़ी में जाती हैं वो साधारण यातायात, आम यातायात के लिए बंद रहेगा। अकारण कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, इनफैक्ट कोई नहीं निकलेगा अगर उस
निकलता है तो जो भी धाराएं हैं उसके सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के काल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। हजारीबाग पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने जिले के डीसी, एसपी, सिविल सर्जन और वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना के संक्रमण रोकने को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि हजारीबाग में भी एक कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है, जिसके बाद नगर निगम की 11 वार्ड और 3 प्रखंड को रेड जोन घोषित किया गया है। और इधर बिहार में कोरोना पर काबू पाने को लेकर सरकार सतर्क है। इसे लेकर कई स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सीवान में आज आंकड़े बढ़े हैं और इसे लेकर प्रशासन अलर्ट है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ हैं, हम सीधे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आंकड़े में लगातार देखा जा रहा है कि इजाफा हो रहा है? नहीं, देखिए, आज 12 केस पॉजिटिव आया है, तो पहला दिन है जब 12 केस एक साथ पॉजिटिव आया है और अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या 51 हो गई। हम सब लोग शुरुआती दिनों से ही हर चीजों पे निगरानी रखे हुए हैं, सावधानी रखे हुए हैं और सतर्कता बरत रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जो पॉजिटिव केसेज हैं वो सामने भी आ रहे हैं। चूंकि यदि कोई संक्रमित हो गया तो उसको खोजना, उसको खोज के आइसोलेट करना और फिर उसका इलाज कराना, ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो और बढ़ जाएगा। तो संख्या बढ़ी है, ये जरूर है, लेकिन अब हमें जानकारी भी मिल गई कि ये मरीज संक्रमित है, तो अब आगे संक्रमण के चेन को तोड़ने में इससे सहायता भी मिलेगी। लगातार सैंपल आ रहे हैं, कोई ये पहली बार सैंपल सिवान का आया है ऐसा नहीं है। 4 लोग जो पहले संक्रमित हुए थे वो स्वस्थ होके वापस भी लौट गए और उस बीच में भी लगातार सैंपल्स आ रहे थे। जिला प्रशासन ने अभी जो पंजवार पंचायत है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया है और उसके आसपास के भी प्रभावी क्षेत्र जहां तक प्रशासन समझ रहा है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया। जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको जिलों में विभक्त किया गया है। किस जिले का सैंपल कहां जाना है या आरएमआरआई में जाना है, ये विभाग के स्तर पे बंटवारा किया गया है। क्या लग रहा है कि बिहार पूरी तरह से काबू कर पाएगा पूरी सिचुएशन? देखिए, ये सब आप सब लोग तकनीक से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से इस बीमारी का संक्रमण हो रहा है और दुनिया के जो बड़े विकसित देश माने जाते हैं, अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, जापान, चाइना, ब्रिटेन, ये सारे देश जो माने जाते हैं, वहां क्या स्थिति है मैं समझता हूं कि आप उसका आकलन कर रहे होंगे या उसको रिपोर्ट को पढ़ते होंगे। उस हिसाब से बिहार को बेहतर मानते हैं। नहीं, मैं ये कर रहा हूं, उस रिपोर्ट को आप पढ़ते होंगे तो उन सारी चीजों को पढ़ के प्रश्न करेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, बिल्कुल स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर है और इस संकट की घड़ी में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बिहार सरकार तैयार है। हर तरह से जो व्यवस्थाएं हैं उसको मुकम्मल करने की लगातार तैयारी चल रही है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। आंकड़े बढ़कर अभी 51 हो गए हैं। सीवान सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। स्वास्थ्य मंत्री खुद बता रहे हैं कि लगातार जिलाधिकारी संपर्क में है और कई इलाकों को सील भी कर दिया गया है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।